Welcome to Yes Sampat Educator. हेलो एवरीवन, वेलकम टू यस संपत एजुकेटर। जो आज की डेट है वो है 11 नवंबर 2022 और आज के वीडियो में हम लोग कंप्लीट हिंदू न्यूज़पेपर का एनालिसिस करेंगे और साथ ही साथ आप लोगों ने यहाँ पर जिस तरीके से थंबनेल देखा है उसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे और जानेंगे। इस बार भूल जाओ वर्ल्ड कप और क्या है ये ग्रीन वॉशिंग, उसके बारे में भी जानेंगे। बिफोर वी गोइंग टू स्टार्ट दिस लेक्चर, आई वांट टू टेल यू दैट इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द एसएससी CGL, it stands for the Combined Graduate Level Staff Selection Commission, and if you are also looking for the banking examination and courses regarding the SBI clerk, SBI PO, IBPS clerk, IBPS PO, and if you are also looking for the UPSC civil services examination and defense examination like the FCAT, Combined Defense Services and Territorial Army, so you can enroll yourself in this kind of the particular new batch. So our new batch starting soon over here. So what are you waiting for, guys? Just call on 9773230619, and for more details you can visit our website. It stands for www.yessampateducator.com. So let us start this kind of the particular lecture. Before we going to start, I want to introduce myself. My name is Yash Kumar Sampat. By profession I am an engineer and by passion I am an educator. Okay, चलो भारत को आगे बढ़ाते हैं. If you follow me in this kind of the particular social media platform, so you can follow me in this kind of the particular platform regarding the Facebook, YouTube and in the Instagram. So let us start with the first slide. तो यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन निकल कर आता है वो है ये, नेम द ऑथर ऑफ द बुक E.K. झानाकी अमल लाइफ एंड साइंटिफिक कंट्रीब्यूशंस। सो यहाँ पर आपको चार ऑप्शंस दिए गए हैं, आपको करेक्ट आंसर सिलेक्ट करना था और उसका जो ऑप्शन के हिसाब से आप लोगों को आंसर करना था और ये कमेंट सेक्शन के अंदर आपको आंसर करना था। इज इट क्लियर? तो उसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा निर्मला जेम्स। इज इट क्लियर? तो ये करेक्ट आंसर है 4th नंबर का। चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। ये क्वेश्चन का आंसर आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में देंगे। यहां पर मैं आपके कमेंट सेक्शन के आंसर की वेट करूंगा। इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ द पर्टिकुलर क्वेरी, सो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन आल्सो। ओके, जस्टिस धनंजय यशवंत चंद्रचूड सर टुक ओथ एज द ब्लैंक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो आप लोगों को हमने कल ही बताया था कि भारत के जो नए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है वो नियुक्त हो चुके हैं। वहां पर उसका ओथ की जो आज डेट थी वो आ चुकी है। ठीक है, तो ये चीज आप लोगों को हमने पहले ही बता दिया था। तो यहां पर कौन सा ऑप्शन जो है करेक्ट होगा कि ये DY चंद्रचूड सर जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के तौर पर यहां पर नियुक्त किए गए हैं, वो कितने नंबर के जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यहां पर है, ये चीज आप लोगों को मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बतानी है। इज इट क्लियर? चलिए आगे बात करते हैं। यहां पर ये देखिए, एक आर्टिकल के हिसाब से अगर देखा जाए तो सबसे पहले यहां पर देख लीजिए, आज है फ्राइडे नवंबर 11 2022। अगर यहां पर मैं बात करूं एक आर्टिकल के बारे में जो काफी हद तक इंपॉर्टेंट माना जा सकता है आपकी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, बट ओनली वन लाइनर और वन डे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से ये इंपॉर्टेंट माना जा सकता है। इज इट क्लियर? सो यहां पर आप देख सकते हैं इसरो। ओके, yes, ISRO, the Indian Space Research Organization, stands for the ISRO. So ISRO's cryogenic engine indigenously developed for LVM-3 passes hot test. तो यहाँ पर जो उसका क्रायोजेनिक का मतलब क्या होता है, जो स्पेस के अंदर अच्छी तरीके से चल सके। और यहां पर क्रायोजेनिक का एक मतलब ये भी निकल कर आता है कि जब भी स्पेस के अंदर जब भी इंजन चलता है तो उसका हीट जनरेशन होता है। हीट जनरेशन को यहां पर डिक्रीज करने के लिए, कूलिंग इफेक्ट को इंक्रीज करने के लिए यहां पर क्रायोजेनिक मटेरियल्स का भी यूज किया जाता है। इज इट क्लियर? सो इसरो के जो क्रायोजेनिक इंजन है वो इंडिजिनियसली डेवलप किए गए हैं फॉर द LVM-3 के लिए, और यहां पर वो हॉट टेस्ट के लिए यहां पर पास हो चुके हैं। उसके बारे में यहां पर बातचीत किया गया है। सो हमारी जो स्पेस एजेंसी है जिसका नाम है इसरो, द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, उन्होंने यहां पर इस चीज को सक्सेसफुली कंडक्ट किया, हॉट टेस्ट को कंडक्ट किया रिगार्डिंग दी CE2O क्रायोजेनिक इंजन। ओके, तो यहां पर आप लोगों को ये सारी चीजें याद रखनी है। LVM-3 जो है उसका फुल फॉर्म यहां पर याद रखें, लॉन्च व्हीकल मार्क 3। इज इट क्लियर? एंड प्रीवियसली उसका जो नाम रखा गया था वो GSLV MK3 मार्क 3 रखा गया था। ठीक है, तो ये चीज आप लोगों को यहां पर याद रखनी है इन द तमिलनाडु। इज क्लियर? रिगार्डिंग द 9th नवंबर। तो यहां पर एक
छोटी सी एक वन डे के हिसाब से ये क्वेश्चन निकल कर आ सकता है। LVM-3 जो है वो एक्चुअली है तो है क्या, उसका पुराना जो नाम था वो क्या था, ये चीज आप लोग यहाँ पर याद रख सकते हैं। और साथ ही साथ यहाँ पर ये इसरो के बारे में आप लोगों को पूछा जा सकता है कि इसरो के जो चेयरमैन पर्सन है या चेयरपर्सन है उनका नाम क्या है, या इसरो के रिगार्डिंग जो भी न्यूज अभी चल रही है उसके बारे में आप लोगों को यहाँ पर पूछा जा सकता है। ओके, लेट अस मूव ऑन दिस काइंड ऑफ द पर्टिकुलर न्यूज फ्रॉम न्यूज़ ओवर हियर। ओके, तो आपकी जो एग्जामिनेशन के हिसाब से अगर इम्पोर्टेंट हम लोग देखें तो ये एक देख लेते हैं। यहाँ पर इतना ज़्यादा कुछ देखने के लिए है नहीं, पर एक बार उसके गो थ्रू कर लेते हैं, ठीक है। सो रशियाज विड्रॉल फ्रॉम दी खैरसोन। तो यहाँ पर आप देखिए ये जो ऑरेंज कलर का पोर्शन है दोस्तों, ये पूरा का पूरा जो यहाँ पर अगर आप देखें तो ये जो हम लोग बॉर्डर ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है, तो ये पूरा का पूरा जो रीजन है, ठीक है, ये एक्चुअली है तो यूक्रेन का, पर यहां पर रशिया ने उसको कब्जा लिया था। इज इट क्लियर? तो यहां पर आप देख सकते हैं कि अभी ये जो पोर्शन है, ये पोर्शन आप लोगों को दिखाई दे रहा है। सो दैट इज पर्टिकुलर वन जहां से रशियन विड्रॉल हो चुका है। यहां पर रशिया की अभी देखा जाए तो हालत बहुत खराब चल रही है, क्योंकि यहां पर वॉर की सिचुएशन में, यहां पर जो वॉर की सिचुएशन रही थी उसकी वजह से यहां पर रशिया जो है अभी भी स्टेबल नहीं हो पाया है। तो यूक्रेन का यही कहना था कि भाई रशिया ने जो भी हमसे चीजें हथियाई है, जो भी हमसे कब्जा लिया है, वो हम लोग वापस कर रहेंगे। इज इट क्लियर? तो अभी यहां पर आप देख सकते हैं रशिया की जो आर्मी है उन्होंने यहां से विड्रॉ कर लिया है यूक्रेन के पार्ट से, और यहां पर जो है खैरसोन की भी यहां पर बातचीत चल रही है। इज इट क्लियर? तो यहां पर आप लोगों को अच्छी तरीके से पता होगा कि रशिया यूक्रेन का वॉर जो भी चल रहा था, तभी रशिया जो है रशियन मिलिट्री जो थी या मिलिट्री ट्रूप्स थी जो है यूक्रेन के अंदर घुस गए थे, बहुत सारी चीजों के ऊपर उन्होंने कब्जा कर लिया था और वहां पर तहस नहस भी कर दिया था। पर अभी यूक्रेन जो है उसका सिनेरियो चेंज होता हुआ देखने को मिल सकता है। यहाँ पर यूक्रेन जो है धीरे धीरे अपनी जो एनर्जी है, अपनी जो ताकत है वो बिल्डअप करने की कोशिश कर रहा है। इसके लिए यहाँ पर आप लोगों ने इस तरीके के आर्टिकल यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं आगे जाकर भी, ठीक है। तो रशियन विड्रॉल जो है यहाँ पर आप लोगों ने देखा, और यहाँ पर अगर मैं यूक्रेन की बात करूँ तो यूक्रेन ने यहाँ पर देखिए ये जो पोर्शन था, ठीक है, उस पोर्शन के आसपास भी अपनी जो ट्रूप्स है तैनात कर रखी है। इज इट क्लियर? आई होप सो आप लोग ये अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। तो यहाँ पर आप देखिए ये पूरा का पूरा मैप है यूक्रेन का, और यहाँ पर आप लोगों को रशिया देखने को मिलेगा, और ये जो पोर्शन है ये एक्चुअली यूक्रेन का ही है, पर यहाँ पर उन्होंने रशिया ने अभी हथिया लिया है। अभी यहाँ पर धीरे धीरे यूक्रेन उसको खदेड़ने की कोशिश करेगा। इज इट क्लियर? और यहाँ पर ये देखिए ये है क्रीमिया, ठीक है। सो क्रीमिया जो है 2014 के अंदर रशिया ने उसको एनेक्स कर लिया था। सो दैट इज एनेक्स, दैट वाज annexed by the Russia in 2014. Okay, so that is called the Crimea. Is it clear? आगे अगर हम लोग बातचीत करें नेक्स्ट आर्टिकल के बारे में, इस आर्टिकल के बारे में सिर्फ इतना ही जानना था, ठीक है। चलिए आगे बात कर लेते हैं नेक्स्ट आर्टिकल के बारे में। चलिए आ जाइए। Yes, at COP27 India insists on higher target by 2024. Is it clear? तो इस आर्टिकल के हिसाब से वन डे के हिसाब से एक आपको वन लाइनर ऑप्शन बन सकता है कि भाई जो COP26 की जो मीटिंग थी दोस्तों, यहाँ पर स्कॉटलैंड ग्लासगो के अंदर थी, ठीक है, पर अभी जो COP27 की जो मीटिंग होगी वो कहाँ पर होगी, तो यहाँ पर हम लोगों ने उसके बारे में क्वेश्चन पूछा था, उसके बारे में डिस्कशन भी किया था। इजिप्ट के अंदर इसकी मीटिंग होगी COP27 की। इज इट क्लियर? सो डेवलपिंग कंट्रीज रिक्वायर substantive enhancement in climate finance beyond the floor commitment of $100 billion a year to meet their ambitious goal, and rich countries need to lead the mobilization of resources. India has stressed at the ongoing United Nations Climate Summit COP27 at the Sharm el Sheikh which is in the Egypt. Is it clear? तो यहाँ पर आप लोग उसका लोकेशन सिर्फ और सिर्फ याद रखें आपकी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के जरिए से, बाकी कुछ याद रखने की जरूरत है नहीं। इज इट क्लियर? दूसरी चीज उसके बाजू में ही है, एक आर्टिकल है PM to leave for Bali G20 समिट ऑन मंडे। तो यहां पर गाइस जो G20 समिट है उसको मैं आप लोगों को होमवर्क में दे रहा हूं कि G20 समिट के अंदर कितने कितने मेंबर कंट्रीज है, ये आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हैं। इज इट क्लियर? सो G20 समिट जो है, G20 जो मेंबर स्टेट्स है वो कौन कौन से है, ये चीज आप लोगों को मुझे बतानी है। इज इट क्लियर? चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट आर्टिकल के बारे में। Yes, this particular article is very much important over here। तो उसके बारे में आप लोग अच्छी तरीके से सारी की सारी चीजें आज समझेंगे। उत्तराखंड बैंस
5 ड्रग्स मेड बाय पतंजलि। तो यहाँ पर आप लोगों ने बाबा रामदेव सर जी को देखा ही होगा, बाबा रामदेव जी को यहाँ पर आप लोगों ने देखा ही होगा और उनके बारे में सारी चीज़ों सुनी भी होगी। पतंजलि की आप लोग प्रोडक्ट्स भी यूज करते होंगे, ठीक है। सो उत्तराखंड ने यहाँ पर ऐसी 5 ड्रग्स जो है जो पतंजलि के थ्रू बनाई जाती है, पतंजलि उसको बिल्डअप करती है, बनाती है, मैन्युफैक्चरिंग करती है, उसको यहाँ पर बैन कर दिया है। इज इट क्लियर? उसके बारे में देख लेते हैं क्या है। Authorities of Ayurvedic and Unani Services, Uttarakhand has asked Patanjali, its Divya Pharmacy, to stop the production of 5 drugs and remove their advertisement in media over here. Is it clear? So the pharmacy, which comes under the Patanjali company founded by yoga exponent Baba Ramdev, has been found in repeated contraventions of the drugs and magic remedies. It stands for the Objectionable Advertisement Act. So in the letter issued by the GCS Jhaganpangi, license officer, Uttarakhand Ayurvedic and Unani Services, the pharmacy has been asked to stop the production of the Divya Madhugrit, Divya Ayurvedic Gold and Divya थायोग्रीट, दिव्या बीपीग्रीट एंड दिव्या लिपिडॉम, ठीक है। तो यहाँ पर जो 5 तरीके की जो फार्मास्यूटिकल मेडिसिन जो है उसको ड्रग्स जो है उसको बैन कर दिया है। और यहाँ पर कहा गया है कि जो ड्रग्स है जो यूज हो रहे हैं वो कंट्रोल करते हैं, डायबिटीज के लिए कंट्रोल करते हैं, यहाँ पर आई के इन्फेक्शन को यहाँ पर कंट्रोल करते हैं, थायराइड एबनॉर्मलिटीज को कंट्रोल करते हैं, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करते हैं। ये पतंजलि की ये ड्रग्स ये सारी की सारी चीजों के बारे में काम करते हैं, ठीक है। पर यहाँ पर जो है ऐसा कहा गया है कि ये जो सारी की सारी जो आपकी प्रोडक्ट है, ठीक है, ये 5 तरीके की, वो एंटी आयुर्वेदिक ड्रग माफिया के थ्रू यहाँ पर आप लोग उसको एक पॉइंट ऑफ व्यू देख सकते हैं। सो पतंजलि ने यहाँ पर ऐसा कहा है कि ये जो सारी की सारी चीजें जो है यहाँ पर एक एलिगेशन हो सकता है, एलिगेशन है कि ये एंटी आयुर्वेदा ड्रग माफिया जो है ये उसका एलिगेशन है दिव्या फार्मेसी के अगेंस्ट में, ठीक है। तो इसकी वजह से यहाँ पर जो स्टैंडर्डाइज जो है उसके यहाँ ऊपर एलिगेशंस लगाए गए हैं। ओके, आई होप सो आप लोग ये सारी की सारी चीजें जो है अच्छी तरीके से समझ पा रहे हैं। अभी यहाँ पर जो आयुर्वेदा है तो उसके बारे में आपकी यूपीएससी एग्जामिनेशन के हिसाब से अगर मैं बात करूं तो क्या चीजें इंपॉर्टेंट है, तो भारत के अंदर आयुर्वेदा किस तरीके से निकल कर आया, यहाँ पर उसकी उत्पत्ति क्या है, और आयुर्वेदा जो है इसके अंदर 3 आयुर्वेदा जो है, ठीक है, उसके बारे में या कहाँ पर कहा गया है, तो वो क्या है क्या नहीं, वो सारी की चीजें जो है हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो आयुर्वेदा, भारत के अंदर आयुर्वेदा, चलिए उसके बारे में देख लेते हैं। सो आयुर्वेदा जो है एक भारत की ट्रेडिशनल मेडिसिन जो है जहां पर उसकी प्रैक्टिस बहुत करीब ऑलमोस्ट 3000 सालों के ऊपर भी करी जाती थी, ठीक है। और ये जो आयुर्वेदा जो है, ठीक है, वो हेल्थ केयर की नीड्स को यहां पर फुलफिल करता है। बहुत सारे इंडियंस जो है आज भी आयुर्वेदिक मेडिसिन जो है उसको एक्वायर करते हैं और उसको कंज्यूम भी करते हैं, ठीक है। आयुर्वेदा जो है यहाँ पर बहुत सारे आज के तो हिसाब से कहें तो या आज के दौर में अगर कहें तो आयुर्वेदा जो है बहुत सारी चीज़ों के चैलेंजेस जो अपने ऊपर ले रहा है, अपने फेसिस कर रहा है, ठीक है। और यहाँ पर नई नई जिस तरीके से टेक्नोलॉजी आगे आ रही है उसके हिसाब से भी आयुर्वेदा जो है या आयुर्वेदिक फील्ड जो है या आयुर्वेदिक फील्ड से जुड़े हुए लोग जो है बहुत सारे चैलेंजेस को फेस यहाँ पर कर रहे हैं, ठीक है। सो यहाँ पर अगर हम लोग डिस्कस करें कि एक्चुअली आयुर्वेदा है तो है क्या, ठीक है। आयु, हाँ, आयु एंड वेदा, ठीक है। तो ये दोनों वर्ड को डिराइव किया गया है, आयुर्वेदा, तो इट स्टैंड्स फॉर आयुर्वेदा, इज इट क्लियर। सो आयु मींस द लाइफ एंड वेदा मींस द साइंस और द नॉलेज, ओके। तो यहां पर आयुर्वेदा का मतलब होता है कि जिंदगी के विज्ञान या जिंदगी का विज्ञान, लाइफ साइंस या साइंस ऑफ लाइफ, इज इट क्लियर। तो ये चीज यहां पर कही गई है। आयुर्वेदा के अंदर 3 तरीके की चीजों के बारे में बातचीत किया गया है और अपने हिसाब से वो ज्ञान बांटते हैं। जैसे कि कोई एक वस्तु है, ठीक है, कोई एक लिविंग थिंग्स है, ठीक है, जैसे कि वृक्ष है, ठीक है, ट्रीज है, उसके डिसीज के बारे में यहां पर बताया गया है। यहां पर एनिमल डिसीज के बारे में बताया गया है और जो नॉन ह्यूमंस के अंदर आते हैं, और साथ ही साथ ह्यूमंस के डिसीज के बारे में भी आयुर्वेदा के अंदर बताया गया है, इज इट क्लियर। इसकी वजह से यहां पर जो आयुर्वेदा है वो 3 ब्रांचेस में बटा हुआ है, 3 ब्रांचेस निकल कर आती है, जिसमें आता है फर्स्ट वन इज दी Nara Ayurveda, is it clear? So this particular field is dealing with the human life, okay. Nara is dealing with the human life, Sattva Ayurveda is dealing with the animal life and its disease over here, and Vriksha Ayurveda is dealing with the plant life and its growth and its also disease, is it clear? तो यहाँ पर अगर बात करें आयुर्वेदा की, तो आयुर्वेदा is not only a system of the medicine, is it clear? That is a way of life, कि जिंदगी किस तरीके से हमें जीनी चाहिए स्वास्थ्य के साथ,
सुखी जीवन किस तरीके से जीना चाहिए, हमें हेल्थी कैसे रहना चाहिए, ठीक है। सो दैट इज अ वे ऑफ लाइफ फॉर कंप्लीट पॉजिटिव हेल्थ एंड स्पिरिचुअल एनलाइटमेंट, इज इट क्लियर, और अटेनमेंट, इज इट क्लियर। तो यहां पर आप लोगों को समझना है आपकी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से कि आयुर्वेदा जो है उसके कितनी कितनी ब्रांचेस है, 3 तरीके की ब्रांचेस है, और यहां पर 3 तरीके की ब्रांचेस के अंदर एक जो है वृक्ष के डिसीज बताता है, दूसरा आयुर्वेदा जो है ह्यूमन डिसीज बताता है, और तीसरा जो है वो एनिमल डिसीज के तौर पर यहां पर बताने में सक्षम है, ठीक है। आगे बात करते हैं कि आयुर्वेदा की जो भी प्रैक्टिसेस करते हैं वो कोई भी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर कुछ नॉर्म्स जो है आपको फॉलो करने होते हैं। सो दैट इज कॉल्ड दी इंडियन मेडिकल काउंसिल, जो एक सेटअप किया गया है 1971 के अंदर। यहाँ पर एक सूटेबल क्वालिफिकेशंस जो है इंडियन मेडिसिन को यहाँ पर दिया गया है, और ये भारत में जो ट्रेडिशनली प्रैक्टिसेस होती आ रही है, जिसके अंदर आते हैं आयुर्वेदा, यूनानी, सिद्धा, ये 3 तरीके की जो प्रैक्टिसेस होती आ रही है उसके रिगार्डिंग यहाँ पर आपको एक सुटेबल क्वालिफिकेशंस प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। आयुर्वेदा हैज बोथ द प्रिवेंटिव एंड द क्यूरेटिव एस्पेक्ट्स। जैसे कि अगर प्रिवेंटिव कंपोनेंट के बारे में बात करूं तो यहां पर नीड फॉर स्ट्रिक्ट कोड ऑफ पर्सनल एंड सोशल हाइजीन, ठीक है। यहां पर जब भी आप आयुर्वेदा प्रैक्टिसेस करते हैं या उसको कंज्यूम करते हैं तो यहां पर एक कुछ स्ट्रिक्ट रूल्स रहते हैं, पर्सनल रूल्स रहते हैं, सोशल हाइजीन आपको फॉलो करना है, आपको एक प्रॉपर डिटेल या ऑफ विच डिपेंड अपॉन इंडिविजुअल क्लाइमेटिक एनवायरमेंटल नीड्स के बारे में थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए, ठीक है। द क्यूरेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ द आयुर्वेदा का मतलब क्या है? सो इट इन्वॉल्व द यूज ऑफ द हर्बल मेडिसिन, ओके। हर्बल मेडिसिन को यूज करते हैं एंड एक्सटर्नल प्रिपरेशंस एंड फिजियोथेरेपी एंड डाइट के ऊपर यहाँ पर आयुर्वेदा जो है वो काम करता है, इज इट क्लियर। सो इसका आयुर्वेदा का जो प्रिंसिपल है वो प्रिवेंटिव भी है और थेराप्यूटिक भी मेजरमेंट यहाँ पर उसको एडॉप्ट करता है, और आपकी पर्सनल रिक्वायरमेंट जो है या पेशेंट की पर्सनल रिक्वायरमेंट जो है उसको यहाँ पर फुलफिल करता है, ठीक है। आयुर्वेदा जो है उसकी प्रैक्टिसेस के बारे में आप लोग इतना जान सकते हैं। आगे बात करते हैं कि इसके सिग्निफिकेंस के बारे में। तो आयुर्वेदा जो है इट इज बिलीव्ड लिविंग मैन इन द कॉन्ग्लोमेरेशन ऑफ द 3 ह्यूमरस, ठीक है। जैसे कि हमारे ह्यूमन के अंदर 3 चीजों के हिसाब से ही आपके अंदर डिसीज आते हैं, जैसे कि वात, पित्त और कफ, ठीक है। तो वात, पित्त और कफ जो है सो दैट इज 3 ह्यूमर्स ओवर हियर, ठीक है। यहां पर जो बेसिक टिश्यूज है सो दैट इज कॉल्ड द 7 बेसिक टिश्यूज, जिसका नाम है रसा, रक्ता, मांसा, मेदा, अस्थि, मज्जा, शुक्रा, इज इट क्लियर। तो यहां पर जो ये 7 बेसिक टिश्यूज है उसके बारे में भी यहां पर आयुर्वेदा जो है बेनिफिशियल है, और यहां पर जो वेस्ट प्रोडक्ट्स है जैसे कि मल मूत्र स्वेदा, उसके बारे में भी यहां पर आयुर्वेदा के अंदर बातचीत की गई है, इज इट क्लियर। सो वेस्ट प्रोडक्ट रिगार्डिंग दिस पर्टिकुलर वन ऑफ द बॉडी, ओके। तो यहां पर उसके बारे में बातचीत किया गया है, बॉडी का जो पर्टिकुलर एक मैट्रिक्स है उसके किस तरीके से ग्रोथ हो सकता है, यहां पर कंस्टिट्यूएंट्स के हिसाब से यहाँ पर साइकोलॉजिकल मैकेनिज्म जो रहती है बॉडी की, हम लोग किस तरीके से उसको बैलेंस कर सकते हैं, और उसकी जो मेन रीजंस हैं यहाँ पर बताए गए थे, ठीक है। सो द मेन रीजंस फॉर द स्टेट्स ऑफ वंस हेल्थ ओवर हियर, ओके। ट्रीटमेंट के अगर बारे में बात करें सो द ट्रीटमेंट अप्रोच इन द आयुर्वेदा सिस्टम इज द हॉलिस्टिक एंड इंडिविजुअलाइज्ड, ओके, हैविंग द प्रिवेंटिव, क्यूरेटिव, मिटिगेटिव, रिक्यूपरेटिव एंड रिहेबिलिटेटिव एस्पेक्ट्स, ठीक है। तो ये चीज आप लोग इतना इंपॉर्टेंस ना दे तो भी चलेगा इस पॉइंट्स को, ठीक है। पर ऊपर के जो 2 पॉइंट्स है उसको आप लोगों को अच्छी तरीके से इंपॉर्टेंस देना है। ये जो आयुर्वेद के और प्रिंसिपल्स है उसका ऑब्जेक्टिव यही है कि आपकी जो हेल्थ है उसको मेंटेन करना, आपकी अच्छी हेल्थ को प्रमोट करना, और यहाँ पर जो डिसीज है और जो सिकनेस है उसको प्रिवेंट करना और क्योर करना, ठीक है। सो दैट इज अ पर्टिकुलर प्रिंसिपल्स ऑफ द आयुर्वेदा, इज इट क्लियर। आगे बात करते हैं कि भाई आज के जमाने के अंदर, मॉडर्न वर्ल्ड के अंदर जो अभी हमारी सबकी लाइफस्टाइल हो रखी है, ठीक है, उसके हिसाब से हमारी बॉडी जो है, हमारा जो दिमाग है, हमारा जो मन है वो काफी हद तक चैलेंजेस फेस करता है। कभी कभार अगर देखा जाए तो यहाँ पर आज के बच्चों के अंदर भी, यहाँ पर यंगस्टर्स के अंदर भी मेंटल डिसीज जो है, ठीक है, मेंटल हेल्थ के इश्यूज होते हैं, इमोशनल हेल्थ के इश्यूज देखने को मिल सकते हैं बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर लाइफस्टाइल ओवर हियर, ठीक है। यहाँ पर इसकी वजह से भी यहाँ पर बॉडी के अंदर काफी हद तक चैलेंजेस देखने को मिल सकते हैं, और यहाँ पर सभी लोगों को एक ड्रास्टिक रिजल्ट चाहिए, पर यहाँ पर आयुर्वेदा जो है वो ड्रास्टिक रिजल्ट नहीं दे पाता है, वहाँ पर आपको थोड़ा बहुत टाइम लगता है रिजल्ट एक्वायर करने के अंदर। तो दैट इज अ पर्टिकुलर चैलेंजेस ओवर हियर रिगार्डिंग द आयुर्वेदा। तो मॉडर्न
वर्ल्ड के अंदर आयुर्वेदा जो है कई कई चैलेंजेस फेस करता है, जिसके अंदर आते हैं आउटडेटेड आइडियाज यानी कि देखते हैं उसके बारे में कि फिजिकल एक्सरसाइज जो है, बेनिफिट्स ऑफ द फिजिकल एक्सरसाइज। आयुर्वेदा स्टेट्स दैट अ सेंस ऑफ ईज, इंप्रूव्ड फिटनेस, इजी डाइजेशन, आइडियल बॉडी वेट एंड हैंडसमनेस ऑफ बॉडीली फीचर्स आर द बेनिफिट्स दैट वुड एक्वायर फ्रॉम रेगुलर एक्सरसाइज। जब भी आप अपनी रेगुलर रूटीन को मेंटेन करते हैं, जब भी अपने रेगुलर आप एक्सरसाइज करते हैं, तभी यहाँ पर जो है फिजिकल एक्सरसाइज जो है और आयुर्वेदा के हिसाब से ये काफी हद तक बेनिफिशियल है, जो आपकी बॉडी वेट को संभालती है, आपके बॉडी फीचर्स को संभालते हैं, यहाँ पर आपका डाइजेशन अच्छी तरीके से होता है। तो ये चीज आप लोगों को यहाँ पर समझना है कि आयुर्वेदा जो है इस तरीके से बेनिफिट करता है और ये फिजिकल एक्सरसाइज इस तरीके से बेनिफिट करती है, ठीक है। पर यहाँ पर उसकी जो वैलिडिटी है, कंटिन्यूड वैलिडिटी कैन नॉट बी क्लेम फॉर द साइकोलॉजिकल और पैथोलॉजिकल कंजक्चर्स द सेम टेक्स्ट कंटेंट्स, ठीक है। तो ये चीज है, आप लोगों को याद रखना है। उसके बाद यूरिन फॉर्मेशन, ऑन द यूरिन फॉर्मेशन द आयुर्वेदा टेक्स्ट पोइज द टाइनी डक्ट्स फ्रॉम द इंटेस्टाइन्स कैरी यूरिन over here to fulfill the bladder। तो ये उसके बारे में यहाँ पर बातचीत की गई। तो यहाँ पर यूरिन फॉर्मेशन हैज नो रोल फॉर द किडनी एट ऑल, ठीक है। तो यहाँ पर किडनी का यहाँ पर यूरिन फॉर्मेशन के हिसाब से एक कोई रोल नहीं रहता, ऐसा यहाँ पर बातचीत किया गया है। सो द सिंप्लिटिक स्कीम ऑफ यूरिन फॉर्मेशन हैज नो रोल फॉर द किडनी एट ऑल। तो ये थोड़े बहुत जो है आउटडेटेड जो आइडियाज जो है कैन हैव नो प्लेस इन दिस करंट मेडिकल एजुकेशन एक्सेप्ट, इज इट क्लियर। तो बहुत सारी चीज़ों है जो यहाँ पर आयुर्वेदा जो है आज भी ये चैलेंजेस जो है फेस कर रहे हैं, ठीक है। जैसे कि इनफेक्टिव ट्रीटमेंट इन इमरजेंसी केसेस, यहाँ पर अगर इमरजेंसी केसेस आया तो यहाँ पर के आयुर्वेदा जो है जल्दी से काम नहीं कर पाएगा, ठीक है। वहाँ पर उसको एक्यूट इन्फेक्शंस होने की संभावना थी, तो यहाँ पर सर्जरी के अंदर भी या लैक ऑफ मीनिंगफुल रिसर्च इन थेराप्यूटिक्स के अंदर भी यहाँ पर आयुर्वेदा जो है आपको हेल्प नहीं कर पाएगा, ठीक है। सो टू लिमिट द यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस ऑफ दिस पर्टिकुलर आयुर्वेदा, तो यहाँ पर आयुर्वेदा की लिमिटेशन निकल कर आती है। और आयुर्वेदा के अंदर हमें कुछ कॉम्प्लेक्सिटी देखने को मिल सकती है कि यहाँ पर आप इसके साथ ये नहीं खा सकते, इसके साथ ये लेना है, इसके साथ ये खा सकते हैं, इसके साथ ये नहीं खा सकते। तो बहुत सारी कॉम्प्लेक्सिटीज है आयुर्वेदा के अंदर, पर यहाँ पर दूसरी मेडिकल फील्ड्स के अंदर इस तरीके की कॉम्प्लेक्सिटी देखने को नहीं मिल सकती है। तो आयुर्वेदा के अंदर यहाँ पर डूज और डोंट्स सबसे ज्यादा देखने को मिलते हैं, इज इट क्लियर। आयुर्वेदा की जो मेडिसिन है वो आपको हील तो करती है, पर उसके अंदर बहुत ज्यादा टाइम लगता है, सो स्लो टू एक्ट एंड हील ओवर हियर। तो ये चीज जो है काफी हद तक डिफिकल्ट बन सकती है, क्योंकि यहाँ पर आपको तो ड्रास्टिकली रिजल्ट चाहिए। सो टू प्रिडिक्ट अ रिस्पॉन्स एंड द प्रोग्नोसिस ओवर हियर, ओके। लैक ऑफ द होमोजेनिटी, मेडिकल प्रैक्टिसेस जो है आयुर्वेदा के अंदर आर नॉट यूनिफॉर्म। द मेडिकल प्रैक्टिसेस इन आयुर्वेदा आर नॉट यूनिफॉर्म। इट इज बिकॉज मेडिकल प्लांट्स यूज इन इट वेरी विद जियोग्राफी एंड क्लाइमेट एंड लोकल एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। तो यहाँ पर आयुर्वेदा की जो सारी की सारी चीज़ें हैं, अगर डिपेंडेंसी की बात करी जाए तो यहाँ पर लोकेशन के ऊपर डिपेंडेंट है, वहाँ की जियोग्राफी के ऊपर डिपेंडेंट है, वहाँ की एग्रीकल्चर सेक्टर के ऊपर वो चीज़ डिपेंडेंट है। सो दैट्स वाई यू कैन से दैट लैक ऑफ होमोजेनिटी ओवर हियर, ओके। अनलाइक आयुर्वेदा इन मॉडर्न मेडिसिन की अगर हम लोग देखा जाए कि मॉडर्न मेडिसिन के अंदर जो डिसीज अभी हो रखे हैं, ठीक है, आर क्लासिफाइड एंड ट्रीटेड एज पर दी प्रायर सेट यूनिफॉर्म क्राइटेरिया, जो आयुर्वेदा उसको फुलफिल नहीं कर पाता है, ठीक है। आगे बात करते हैं, कभी कभार यहाँ पर आयुर्वेदिक फार्मास जो है दैट इज प्रोड्यूस बाय द आयुर्वेदिक फार्मास जो मिसलीड करते हैं, मिसलीड प्रोपागेंडेड, प्रोपागेंडा बाय द आयुर्वेदिक फार्मास, ओके। तो यहाँ पर कभी कभार आप लोगों को मिसलीड किया जाता है। तो यही चीज थी यहाँ पर जो आप आर्टिकल अभी पढ़ रहे थे पतंजलि वाला, उसके हिसाब से ये आप उसको कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। सो आयुर्वेदिक फार्मास फार्मासोफिया इंडस्ट्रीज क्लेम दैट इट्स मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस वेर कंसिस्टेंट विद द क्लासिक आयुर्वेदा टेक्स्ट ओवर हियर। तो यहाँ पर एक बेटर अपील की गई रिगार्डिंग द आयुर्वेदिक मेडिसिन के थ्रू और फार्मास्यूटिकल कंपनीज को कि पब्लिसाइज्ड मैनी मेडिकल क्लेम्स अबाउट द आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स विदाउट सफिशिएंट साइंटिफिक बेसिस। तो यहाँ पर जो है साइंटिफिक बेसिस के बगैर यहाँ पर सारी की चीज़ें जो है कभी कभार कई ऐसी आयुर्वेदिक फार्मास्यूटिकल कंपनीज के अंदर बेची जाती है, तो आप लोग भी ध्यान रखें, ठीक है। सो दिस लीड टू फर्दर ऑब्सेशन ऑफ फॉर ड्रग्स इन दिस पर्टिकुलर कम्युनिटी एंड
एलिमेंट्स रिक्वायरिंग द लाइफस्टाइल करेक्शन ओवर हियर, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आप लोग ये समझ सकते हैं कि कभी कभार आयुर्वेदिक फार्मास जो है अपनी बेनिफिट्स के लिए यहाँ पर मिसलीडिंग प्रोपागेंडा को यहाँ पर चलाते हैं। पर अगर मैं यहाँ पर गवर्नमेंट की बात करूँ तो गवर्नमेंट ने आयुर्वेदा को डेवलप करने के लिए क्या क्या इनिशिएटिव लिया, तो यहाँ पर आप 4 तरीके के इनिशिएटिव देख सकते हैं, जिसका नाम है नेशनल आयुष मिशन, आहार क्रांति मिशन, न्यू पोर्टल्स ऑन आयुष सेक्टर एंड द SCCR पोर्टल एंड आयुष संजीवनी ऐप। ओके, तो आप लोग ये चीज़ याद रखिए, यहाँ पर एग्जामिनेशन के अंदर आप लोगों को इनिशिएटिव्स और स्कीम्स पूछे जाते हैं दोस्तों, प्लीज गाइज यहाँ पर नोट डाउन कर रखिए। ओके, आगे बात करते हैं नेक्स्ट आर्टिकल के बारे में। रिस्ट्रिक्टेड हार्बिसाइड ग्लाइफोसेट एंड द लार्जर GM क्विस्ट, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों को याद रखना है कि ये जो ग्लाइफोसाइट है उसको यहाँ पर बैन कर दिया गया है। उसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि जो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स जो है, फार्मर्स वेलफेयर जो है, उन्होंने यूज ऑफ ग्लाइफोसेट, ओके, तो ग्लाइफोसेट का जो यूज है उसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया है। और वाइडली यूज्ड हार्बिसाइड सिटिंग हेल्थ हैजार्ड्स ऑफ ह्यूमंस एंड एनिमल्स, ठीक है। तो यहाँ पर एक पर्टिकुलर एक केमिकल देखने को आपको मिल सकता है, तो ये जो केमिकल है वो ह्यूमंस और यहाँ पर एनिमल्स को जो है वो काफ़ी हद तक नुकसान पहुंचाता है। ओके, तो यहाँ पर जो इंसेक्टिसाइड्स एक्ट ऑफ 1968 की अगर मैं बात करूँ तो उसके हिसाब से द फेलियर टू डू सो विल रिजल्ट इन अप्रोप्रिएट एक्शन बीइंग टेकन अंडर दिस पर्टिकुलर इंसेक्टिसाइड्स एक्ट ऑफ 1968। तो यहाँ पर बहुत सारी ऐसी जो केमिकल कंपनीज है जिसका यहाँ पर रजिस्ट्रेशन होना चाहिए था, और उसके हिसाब से यहाँ पर जो सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन फॉर दिस पर्टिकुलर केमिकल कंपनी that companies have to get for its manufacture or sell have now to be returned to the registration committee, ठीक है। तो यहाँ पर जो केमिकल कंपनीज थी यहाँ पर उन्होंने अपनी अपनी जो चीज़ें हैं वो वापस करने का यहाँ पर डिसाइड किया था, ठीक है। अभी हम लोग समझ लेते हैं कि ग्लाइफोसेट जो है तो है क्या। तो 1970 के अंदर इसको डेवलप किया गया था। सो इट इज़ एन हर्बिसाइड, ओके, ये चीज़ याद रखिएगा। तो हर्बिसाइड जो है एक पर्टिकुलर एक एजेंट है जो केमिकल ही आप लोग कह सकते हैं, ठीक है, जो यहाँ पर अनवांटेड प्लांट्स का जो ग्रोथ होता है उसको यहाँ पर रोकने के लिए या उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए, किल करने के लिए उसका यूज़ किया जाता है। यहाँ पर आप लोग उसको एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर या रेसिडेंशियल जगह पर भी या इस तरीके की चीज़ें जो यहाँ पर खुली जगह है वहाँ पर आप उसको देख सकते हैं, ठीक है। सो इस चीज़ का यूज़ कभी कर सकते हैं, ठीक है। सो साइंटिफिक नेम जो है वो उसका नाम है एन फोस्फोनोमेथाइल ग्लाइसिन, इज इट क्लियर। सो दिस पर्टिकुलर केमिकल अंडर द इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, इट स्टैंड्स फॉर द IUPAC, ठीक है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री IUPAC सिस्टम ऑफ द नोमेनकल्चर, ओके। उसकी एप्लीकेशन क्या है, तो यहाँ पर जो प्लांट्स जो है, जो उसके लीव्स जो है, प्लांट्स के लीव्स जो है उसको यहाँ पर किलविड के हिसाब से या उसका ऑब्जेक्टिव यहाँ पर बनता है, ठीक है। सो इट इज अप्लाइड टू लीव्स ऑफ प्लांट्स टू किल दी वीड्स, ओके। भारत के अंदर उसके यूसेज की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर टी प्लांटर्स जो है सबसे ज्यादा पहले पास्ट के अंदर, पास्ट 2 डिकेड्स के तौर पर सबसे ज्यादा उसको यूज करते थे। सो इट हैज अ वेरी गुड मार्केट साइज इन द टी सेक्टर ऑफ वेस्ट बंगाल एंड असम, ठीक है। तो ये टी सेक्टर के अंदर सबसे ज्यादा यूज होता था। तो यहाँ पर चाय के बागान कहाँ पर है सबसे ज्यादा देखा जाए तो वेस्ट बंगाल और असम के रीजन के अंदर आप लोगों को देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। तो प्रेजेंटली जो है महाराष्ट्र के अंदर इसका सबसे ज्यादा कंजप्शन होता है, ये चीज याद रखिएगा। सो एज इट इज बिकमिंग अ की हर्बिसाइड इन दी शुगर कैन ऑल्सो, माइज ऑल्सो एंड मेनी फ्रूट क्रॉप्स के अंदर भी इसका यूज होता है। सो दैट इज कॉल्ड दी ग्लाइफोसेट, ओके। यहाँ पर अगर मैं उसके कंसर्न्स के बारे में बात करूँ तो यहाँ पर हेल्थ इंपैक्ट होते हैं, इलीगल यूजेस होते हैं। हेल्थ इंपैक्ट के अंदर यहाँ पर कैंसर हो सकता है, रिप्रोडक्टिव एंड डेवलपमेंट टॉक्सिसिटी जो है वो देखने को मिल सकती है, जिसके अंदर न्यूरोटॉक्सिसिटी आ सकती है, इम्यूनोटॉक्सिसिटी आ सकती है। यहाँ पर उसके सिम्टम्स की अगर मैं बात करूँ तो इरिटेशंस होते हैं, इरिटेशन है, स्वेलिंग है, बर्निंग टू द स्किन है, ऑरल एंड नसल डिस्कम्फर्ट है, अनप्लीजेंट टेस्ट है, ब्लड विजन है। तो ये सारी की सारी चीज़ें आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। अल्टीमेटली दोस्तों केमिकल है तो केमिकल रिएक्ट करेगा ही करेगा, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोगों को समझनी है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें इलीगल यूसेस के बारे में तो कंट्री जो है यहाँ पर इस चीज़ का जो है इस चीज़ को फाइंड करने में काफ़ी हद तक उनको टाइम लगा और यहाँ पर काफ़ी हद तक चिंता भी जाहिर की थी कि किस तरीके इसको यहाँ से हम लोग निकालें या इसका अल्टरनेटिव क्या ढूंढे, ठीक है। सो इसके बारे में आप लोगों को यहाँ पर याद रखना है, ओके। आगे बात करते हैं
कि थ्रेटन एग्रो इकोलॉजिकल नेचर ऑफ फार्म्स, तो यहाँ पर जो ग्लाइफोसेट है, ठीक है, उसको नॉन डेजिग्नेटेड एरियाज के अंदर यहाँ पर उसके कंसिक्वेंसेस देखने को मिल सकते थे। यहाँ पर इलीगल हाइब्रिसाइड जो टॉलरेंट क्रॉप्स है उसके अंदर इसको यूज़ किया गया था। ओके, चलिए अभी बात करते हैं टी सेक्टर के बारे में। तो दोस्तों इसके आई होप ये आर्टिकल आप लोग अच्छी तरीके से समझ पा रहे हैं। ये आर्टिकल को पहले डिस्कस कर लेते हैं। Yes, this one. VCs must have served 10 years as a professor to picked from panel। तो यहाँ पर जो वाइस चांसलर है उसके बारे में बातचीत किया गया कि वाइस चांसलर अगर आपको बनना है तो उसकी मिनिमम टीचिंग एक्सपीरियंस आपका 10 years का होना चाहिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं मिस्टर भंडारी जो है उसका 8.5 साल के आसपास का 8 साल या 8.5 साल के आसपास उसका एक्सपीरियंस था। तो यहाँ पर भंडारी जो है उसको अपॉइंट नहीं किए गए थे एज अ वाइस चांसलर, क्योंकि उसका 10 साल का एक्सपीरियंस, टीचिंग एक्सपीरियंस नहीं था, ठीक है, उसकी वजह से। तो आप लोगों को ये सारी की सारी चीज़ें यहाँ पर याद रखनी है। इसको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट नहीं माना जा सकता है, ठीक है। ये तो हम लोगों ने सिर्फ डिस्कस कर लिया। चलिए आगे बात करते हैं। ये एक देख लीजिए, ईरान सेज इट हैज़ डेवलप्ड हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल। गाइज यहाँ पर मैं अगर बात करूँ तो जो कंट्रीज़ जो है जो टेस्ट फायर कर रही है, जो बैलिस्टिक मिसाइल का यहाँ पर टेस्टिंग कर रही है, या ऐसे कोई भी डिफेंस के इक्विपमेंट जो जहाँ पर उसका टेस्ट हो रहा है, वो लोकेशन आप लोगों को याद रखना है। वो लोकेशन आप लोगों को याद रखना है। उसके बाद ये कौन सी टाइप की मिसाइल है उसको याद रखना है। कहाँ से टेस्टिंग किया गया था वो उसको चीज़ याद रखनी है, और कौन से कंट्री ने टेस्ट किया था। ये सारी की सारी चीज़ें आप लोगों को यहाँ पर याद रखनी है। ओके, आगे बात करते हैं नेक्स्ट आर्टिकल के बारे में। यस, दिस वन। ओके, सो टी बोर्ड 1,000 करोड़ फॉर नेक्स्ट 5 years ऑफ इंडस्ट्री। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर एक चीज़ हम लोग के बारे में बात करें कि भाई जो चाय है, ठीक है, तो चाय दैट इज़ अ टी, तो यहाँ पर उसको कंट्रोल करता है टी बोर्ड। जैसे कि कैसे कॉफ़ी के कोई भी चीज़ें हैं या उसकी कॉफ़ी की कोई भी चैलेंजेस है तो उसको कॉफ़ी बोर्ड कंट्रोल करता है, वैसे ही चाय का है टी बोर्ड। इज इट क्लियर? सो यहाँ पर टी बोर्ड जो है उन्होंने एक डिमांड की है कि हमें भाई 1,000 करोड़ रुपए जो दीजिए, और वहाँ कहाँ से डिमांड की है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स से यहाँ पर उन्होंने अपील की है, डिमांड की है कि भाई यहाँ पर 1,000 करोड़ रुपए जो है मैं टी सेक्टर को डेवलप करने के लिए चाहिए। क्यों? क्योंकि उन्होंने कहा है कि ऑलमोस्ट जो टी सेक्टर जो है वहाँ पर ऑलमोस्ट जो लोग हैं वो छोटे छोटे जो फार्मर्स है, छोटे छोटे जो ट्रेडर्स हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं STGs, ठीक है, यस STG। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं उसका जो कंट्रीब्यूशन ऑलमोस्ट 52% के आसपास जो है प्रोडक्शन जो कंट्री के अंदर STGs के थ्रू होता है। 52% जो स्मॉल टी ग्रेनर्स है, ठीक है, तो ये चीज़ आप लोगों को यहाँ पर याद रखनी है। तो उन्होंने यही चीज़ कहा कि 52% जो है उन्हीं से यहाँ पर उन्हीं से यहाँ पर जो है टी का प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा होता है, छोटे छोटे लोगों की वजह से, ठीक है, और तो छोटे छोटे STGs की वजह से, ठीक है। तो इसके लिए यहाँ पर उन्होंने कहा कि 1,000 करोड़ जो है हमें मिलेंगे, तो उससे हम लोग उसको सपोर्ट करेंगे, उसको हमें फंडिंग करेंगे, और जो जो यहाँ पर अपने आप को डेवलप करेगा उसको यहाँ पर पैसे हमें देने चाहिए, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें के बारे में यहाँ पर बातचीत किया गया था इस आर्टिकल के अंदर। पर अभी आपकी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों को जानना चाहिए कि टी जो है वो एक्चुअली है तो है क्या, ठीक है। सो एक बेवरेज है, सो दैट इट इज मेड फ्रॉम दी कैमिलिया साइनेंसिस प्लांट से इस चीज़ को बनाया जाता है। ये पूरे विश्व के अंदर एक मोस्ट कंज्यूम ड्रिंक की कैटेगरी के अंदर आता है आफ्टर द वाटर, ठीक है। वाटर के बाद पहले सबसे पहले वाटर और उसके बाद चाय आती है, ठीक है। उसका ओरिजिन की अगर हम लोग बात करें तो नॉर्थ म्यांमार के अंदर, साउथ वेस्ट चाइना के अंदर, नॉर्थ ईस्ट इंडिया के अंदर इसका ओरिजिन हुआ था, ऐसा माना जाता है। पर यहाँ पर जो उसका पहला प्लांट जो था वो यहाँ पर नहीं है, ऐसा यहाँ पर कहा गया। सो एग्जैक्ट प्लेस वेयर द प्लांट फर्स्ट ग्रू इज नॉट द नोन। ओके, अभी तक इस चीज के बारे में कुछ पता नहीं है, पर कई बार यहाँ पर जो एविडेंस मिल जाता है, हिस्टोरिकल एविडेंस मिल जाता है, उसके हिसाब से अगर कहें तो चाइना के अंदर सबसे पहले देखा चीज गया था 5,000 साल पहले से ये कंज्यूम होती आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों को मैं बता दूं चाय पीने का तरीका जो है वो भी काफी हद तक डिफरेंट है। यहाँ पर ऐसा साइंटिफिक रिपोर्ट के हिसाब से कहा गया है कि जब भी आप चाय को दूध में मिलाते हैं तो दैट इज मेक द वन काइंड ऑफ द पर्टिकुलर केमिकल ऑल्सो, ठीक है। चाय का पीने का तरीका जो चाइना के जो पुराने लोग पीते थे, चाइना के जो ट्रेडिशनल लोग पीते चले आ रहे हैं, वही एक सही तरीका था, पानी के अंदर सिर्फ चाय डालना और पीना, ठीक है, विदाउट द मिल्क। ओके,
तो ये चीज़ यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिल सकती है। यहाँ पर अगर उसके ग्रोथ के बारे में हम लोग बात करें, सो दैट व्हाट इज द कंडीशन ऑफ द ग्रोथ, उसको हम लोग किस तरीके से प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं उसका, तो क्लाइमेट अच्छा होना चाहिए, टेम्परेचर अच्छा होना चाहिए, रेनफॉल सही तरीके से आना चाहिए और सॉइल फर्टिलिटी भी अच्छी तरीके से होनी चाहिए। ठीक है, क्लाइमेट की अगर हम लोग बात करें तो ह्यूमिड क्लाइमेट होना चाहिए, काफी हद तक गर्म क्लाइमेट नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर ट्रॉपिकल रीजन, सब ट्रॉपिकल प्लांट के तौर पर ये चीज को आप लोग देख सकते हैं। सो दैट इज अ टी। ओके, तो यहाँ पर जो केरला है, आसाम है, वेस्ट बंगाल है, इस तरीके की जो जगह है जहाँ पर ह्यूमिड क्लाइमेट्स देखने को मिल सकते हैं, वहां पर चाय जो है सबसे ज्यादा देखने को मिल सकती है। टेम्परेचर की अगर हम लोग बात करें तो उसके जो पहले का जो ग्रोथ है वो 20 to 30 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए, उसके बाद टेम्परेचर राइज कर सकता है 35 डिग्री सेंटीग्रेड तक। ठीक है, पर यहाँ पर बिलो 10 डिग्री सेंटीग्रेड और आर एंड बिलो 10 डिग्री सेंटीग्रेड आर हार्मफुल फॉर दिस पर्टिकुलर बर्ड्स ऑल्सो। ज्यादा भी नहीं होना चाहिए, ज्यादा कम भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, रेनफॉल की अगर बात करें तो चाय के बागान को ऑलमोस्ट या चाय के प्लांट को यहाँ पर 150 से लेकर 300 सेंटीमीटर का एनुअल रेनफॉल चाहिए, ये चीज़ आप लोगों को समझना है। ठीक है, तो चाय की जो भी खेती होती है ना दोस्तों, एक ढलान के ऊपर होती है, माउंटेन्स के ऊपर होती है। आप लोगों ने देखा होगा कि पानी ऊपर से आया और ऊपर से नीचे तक बहते 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 नीचे चला गया। ठीक है, और अगर पानी उधर रुक गया तो यहाँ पर जो है टी प्लांट जो है वो मुरझा सकते हैं। ठीक है, ये उसके साइंटिफिक रीजंस हैं। इज इट क्लियर? सोइल की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर सोइल जो है टी कल्टीवेशन के हिसाब से मोस्ट सुटेबल सोइल मानी जाती है, जैसे कि स्लाइटली एसिडिक सोइल जो है वो काफ़ी तक अच्छी मानी जा सकती है विदाउट द कैल्शियम। ओके, विद द पोरस सब ऑयल। इज इट क्लियर? तो ये चीज़ आप लोगों को यहाँ पर समझना है। ओके, चलिए आगे बात करते हैं कि भाई भारत के अंदर टी का प्रोडक्शन जो है उसके बारे में देख लेते हैं कि भाई लार्जेस्ट कंज्यूमर है पूरे वर्ल्ड के अंदर। सो द लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ टी इन द वर्ल्ड जो हमारा प्यारा सा भारत है, एंड सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टी इन द वर्ल्ड, जो सबसे ज़्यादा हम लोग प्रोड्यूस करते हैं उसकी कैटेगरी के अंदर हम लोग 2 नंबर पर आते हैं। ठीक है, चाइना जो है सबसे ज़्यादा टी का प्रोडक्शन करता है, उसके बाद हम लोग आते हैं। ठीक है, एंड द 4th लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ टी इन द वर्ल्ड। ठीक है, पूरे विश्व के अंदर हम लोग जो एक्सपोर्ट करते हैं चाय का, उसके अंदर हम लोग चौथी कैटेगरी या चौथे रैंक के ऊपर आते हैं। ठीक है, इंटरनेशनल टी डे जो है हर साल 21 मई को मनाया जाता है, एवरी ईयर। ओके, तो यहाँ पर ये जो दिन मनाया जाता है दैट इज डिजाइनेटेड बाय द यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली। 2019 के अंदर दिसंबर के अंदर इसको डिजाइन किया गया था। चलिए आगे बात करते हैं कि मेजर टी प्रोड्यूसिंग रीजन्स जो है भारत के अंदर कौन कौन से हैं। तो दार्जिलिंग जो है नॉर्थ ईस्टर्न एरिया इंडिया के अंदर है, नॉर्थ ईस्ट इंडिया के अंदर आसाम भी है, साउथ इंडिया के नीलगिरी है। तो वहाँ पर जो है टी जो है सबसे ज़्यादा देखने को आप लोगों को मिल सकती है। ये गाइस जो है आप लोग याद रखें कि कर्नाटक के अंदर देखा जाएगा, केरला के अंदर है, तमिलनाडु के अंदर है, उड़ीसा के अंदर, आसाम के अंदर, वेस्ट बंगाल के अंदर, हिमाचल, उत्तरांचल के अंदर। उत्तरांचल का हम लोगों ने यहाँ पर कल पढ़ा था, उत्तरांचल का जो दूसरा नाम है वो है उत्तराखंड। ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा, और जो यूपी से ही एक अलग तरीके से निकला था। ठीक है, तो ये सारे के सारे आप लोग यहाँ पर याद रख सकते हैं फॉर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। चलिए अभी आगे बात करते हैं टी बोर्ड के बारे में। तो ये जो है टी बोर्ड किसके एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंडर में आती है। यहाँ पर 31 मेंबर की यहाँ पर जो है एक चेयरमैन के साथ 31 मेंबर की यहाँ पर टीम जो है बनाई गई। सो दैट इज अ ड्रोन फ्रॉम द मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट ऑल्सो। सो टी प्रोड्यूसर्स है, टी ट्रेडर्स है, टी ब्रोकर्स है, कंज्यूमर्स है, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गवर्नमेंट्स हैं फ्रॉम द प्रिंसिपल टी प्रोड्यूसिंग स्टेट्स जो है, ये सारे के सारे एक दूसरे के साथ कंस्टिट्यूट करते हैं। ठीक है, द बोर्ड इज रिकंस्टिट्यूटेड एवरी 3 ईयर। तो ये चीज़ याद रखिएगा, ये बोर्ड जो है हर 3 साल के अंदर फिर से अपने आप को अपडेट करता है, चेंज करता है। इसका काम क्या है? तो यहाँ पर जो है फाइनेंस को संभालना, टेक्निकल असिस्टेंट को संभालना रिगार्डिंग द कल्टीवेशन, मैन्युफैक्चर एंड मार्केटिंग ऑफ दिस पर्टिकुलर टी, एक्सपोर्ट प्रमोशंस जो है उसको संभालना, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्टिविटीज को संभालना। साथ ही साथ यहाँ पर जो फाइनेंस एक्सटेंड फाइनेंशियल असिस्टेंट हो, अगर लिमिटेड वे में हम लोग उसको यूज कर सके रिगार्डिंग टू प्लांटेशन वर्कर्स एंड देयर वार्ड्स थ्रू दी लेबर वेलफेयर स्कीम्स। ठीक है, तो उसके हिसाब से लेबर वेलफेयर के स्कीम के हिसाब से ये टी बोर्ड जो है काम करता है। एंड कलेक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ स्टैटिस्टिकली डेटा एंड पब्लिकेशन। ठीक है, ये एक सही तरीके सचिक बोल सकते हैं ना, सचोट तरीके का डेटा जो है ये बोर्ड कलेक्ट करता है। ठीक है, आगे बात करते हैं नेक्स्ट आर्टिकल के बारे में। नेक्स्ट आर्टिकल जो है आप लोगों ने थंबनेल में जिस तरीके से देखा वो क्या है, ये ग्रीन वॉशिंग, उसके बारे में देख लेते हैं। ठीक है,
तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि रेड फ्लैग्स ओवर दी ग्रीन वॉशिंग। तो यहाँ पर ग्रीन वॉशिंग से मतलब अगर देखा जाए तो एक एनवायरनमेंट से आप लोगों को देखने को मिल सकता है, पर दोस्तों ये एक नेगेटिव टर्म है, नेगेटिव वर्ड है ग्रीन वॉशिंग, ठीक है। उसके बारे में देख लेते हैं। तो ग्रीन वॉशिंग जो है एक्चुअली क्या है, उससे पहले ये हम लोग डिस्कस करते हैं कि ये काफ़ी तक न्यूज़ में क्यों है, ठीक है। तो अभी फिलहाल ही ये यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल ने कई ऐसी प्राइवेट कॉरपोरेशंस, कंपनियां जो है जो ग्रीन वॉशिंग के ऊपर काम करती है उसको रोका गया था, उसको वार्न किया गया था, ठीक है। अभी हम लोग समझेंगे ग्रीन वॉशिंग एक्चुअली है क्या, तो आप लोग अच्छी तरीके से समझ पाएंगे, ठीक है। द जनरल हैज ऑल्सो डायरेक्टेड टू सेट अप एन एक्सपर्ट ग्रुप स्लोली टू लुक इनटू द प्रैक्टिस, ठीक है। तो उसके हिसाब से एक ग्रुप भी बनाया गया। अभी देख लेते हैं ग्रीन वॉशिंग है तो है क्या। जैसे मैंने यहाँ पर कहा कि ग्रीन वॉशिंग जो रिलेट करता है एनवायरमेंट से, पर ये दोस्तों एक नेगेटिव वर्ड है, ठीक है। तो उसके बारे में अगर हम लोग बात करें ग्रीन वॉशिंग के बारे में, सो दिस पर्टिकुलर टर्म was first used in 1986 by the J. Westervelt, ओके, जो एक अमेरिकन एनवायरमेंटलिस्ट थे या रिसर्चर थे, उसको आप कह सकते हैं। तो यहाँ पर ग्रीन वॉशिंग जो है एक ऐसी प्रैक्टिस जो है जो फर्म एंड गवर्नमेंट जो है मार्क ऑल काइंड्स ऑफ द एक्टिविटीज एज अ क्लाइमेट फ्रेंडली, ठीक है। यहाँ पर कभी कभार क्या होता है कि प्राइवेट कंपनियां जो है या इस तरीके की ऑर्गेनाइजेशन जो है, ठीक है, वो ऐसा बता देते हैं कि हाँ हमारी जो प्रोडक्ट है या हमारी जो चीज़ें हैं वो उससे यहाँ पर एनवायरनमेंट को नुकसान नहीं पहुंचता, और आपको बताने के बाद आप उस चीज़ को खरीद लेते हैं, ठीक है। जैसे समझ लीजिए कि किसी भी पर्सन ने आपको ऐसा बताया कि आप ये चीज़ का यूज़ करोगे तो ये चीज़ आपको नुकसान नहीं करेगी, पर बाद में आपको पता चलता है कि ये चीज़ तो है हमारे हेल्थ को तो बहुत नुकसान करती है, बहुत डैमेज करती है। सिमिलरली यहाँ पर कभी कभार क्या होता है कि ऐसी कोई प्रोडक्ट्स हैं जो एनवायरनमेंट फ्रेंडली होनी चाहिए, पर आपको बताया जाता है कि दिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट इज एनवायरनमेंट फ्रेंडली, इज इट क्लियर, पर एक्चुअली होती है नहीं। तो इसी चीज़ को या इसी प्रैक्टिस को हम लोग क्या कहते हैं, ग्रीन वॉशेस कहते हैं या ग्रीन वॉशिंग कहते हैं, ठीक है। सो मे ऑफ दिस क्लेम्स आर अनवेरिफाइबल, मिसलीडिंग एंड ड्यूबियस ओवर हियर। यहाँ पर जो है क्लाइमेट चेंज के हिसाब से सारी की सारी चीज़ों के बारे में बातचीत की गई है। सो दे डू नथिंग इन द फाइट अगेंस्ट द क्लाइमेट चेंज, ओके। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो कोको कोला के खिलाफ, बीपी सेल के खिलाफ यहाँ पर इस तरीके की कार्रवाई की गई थी रिगार्डिंग द मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस के अंदर, ठीक है, रिगार्डिंग द एक्विजिशन ऑफ द एक्यूजेशंस ऑफ द ग्रीन वॉशिंग, ओके। अब यहाँ पर जो ग्रीन वॉशिंग है वो डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर आप लोगों को देखने को मिलेगा। सो ग्रीन वॉशिंग देयर नॉर्मल बिजनेस इन्वेस्टमेंट इन दी डेवलपिंग कंट्रीज ओवर हियर, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोगों को यहाँ पर समझना है। अभी एक चीज़ के बारे में बात कर लेते हैं कि भाई अगर ग्रीन वॉशिंग जो है तो होता है तो उसकी इम्पैक्ट क्या है। तो यहाँ पर एक फॉल्स पिक्चर देखने को मिल सकता है आपके प्रोग्रेस का, कि आपका क्लाइमेट चेंज जो है कि कहाँ तक पहुँचा है, ठीक है, किस तरीके से पॉजिटिव हुआ है, उसका यहाँ पर आप लोगों को पता नहीं चलता है ग्रीन वॉशिंग की वजह से। सो वाइल एट द सेम टाइम रिवॉर्डिंग एंटिटीज और फॉर इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर ऑल्सो, ठीक है। चैलेंजेस इन द रेगुलेटिंग, यहाँ पर प्रैक्टिकल पॉसिबल जो है कि मॉनिटर करे, उसको वेरीफाई करे, ये प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल देखने को मिल सकता है। तो ये उसको रेगुलेट करने जो है काफ़ी हद तक मुश्किल बन जाता है, ठीक है। उसके बारे में यहाँ पर बात की गई। यहाँ पर इंटीग्रिटी एंड रोबस्टनेस के बारे में भी यहाँ पर बातचीत की गई थी, ठीक है। अभी आगे बात करते हैं कार्बन क्रेडिट। अभी कार्बन क्रेडिट क्या है, तो यहाँ पर कुछ दोस्तों कंपनियां जो है ना, ठीक है, उसके बारे में बात करते हैं कि भाई कुछ कंपनी जो है, ठीक है, समझ लीजिए कोई कंपनी है, अभी ये कंपनी ने यहाँ पर पोल्यूशन फैलाने के लिए या प्रदूषण फैलाने के लिए यहाँ पर एक परमिशन लेना होता है, ठीक है, कि भाई इतना प्रोडक्शन हम लोग करेंगे, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इतना करेंगे, तो हमें समझ लीजिए 10 कार्बन क्रेडिट में से यहाँ पर उन्होंने 7 कार्बन क्रेडिट ले ली, ठीक है, कार्बन क्रेडिट, इज इट क्लियर। तो यहाँ पर 7 कार्बन क्रेडिट उन्होंने ले ली, इज इट क्लियर। तो यहाँ पर समझ लीजिए कि भाई 7 कार्बन क्रेडिट तक यहाँ पर उसको पोल्यूशन फैलाने की अनुमति दी जा रही है विथ रिस्पेक्ट टू रूल्स एंड रेगुलेशन। तो ये कार्बन क्रेडिट जो है वो एक्चुअली है क्या, सो इट इज अ क्रेडिट फॉर ग्रीन हाउस इमिशन रिड्यूस्ड और रिमूव्ड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर बाय एन इमिशन रिडक्शन प्रोजेक्ट विच कैन बी यूज्ड बाय द गवर्नमेंट्स, इंडस्ट्री और प्राइवेट इंडिविजुअल्स टू कंपेंसेट फॉर द मिशन दे जनरेट द एल्सवेयर, ठीक है। तो एक परमिशन दी जाती है कि यहाँ तक ही आप लोग
अपना इमिशन जो है कर सकते हैं। सो उस चीज को हम लोग क्या कहते हैं, कार्बन क्रेडिट कहते हैं। एक तरीके से देखा जाए तो यहाँ पर ग्रीन हाउस के इमिशन को कम करने की, रिड्यूस करने की बात हो रही है। सो दैट इज कॉल्ड द कार्बन क्रेडिट। ठीक है, तो ये आप समझे कि यहाँ पर अगर कहें कि कोई एक कंपनी को यहाँ पर परमिशन चाहिए कार्बन क्रेडिट के हिसाब से, तो यहाँ पर 7 कार्बन क्रेडिट मिलती है। पर अगर समझ लीजिए कि 7 कार्बन क्रेडिट में से उन्होंने सिर्फ और सिर्फ 6 कार्बन क्रेडिट का यूज किया, तो एक कार्बन क्रेडिट जो है उसका क्या हुआ, वो क्या कर देते हैं, एक कार्बन क्रेडिट किसी दूसरी कंपनी को, सेकंड कंपनी को यहाँ पर वो बेच देते हैं, और उस सेकंड कंपनी को यहाँ पर क्या मिलता है, पैसा मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पर एक कंपनी ने, फर्स्ट कंपनी ने, दैट इज अ फर्स्ट कंपनी, पहली कंपनी ने तो यहाँ पर 7 कार्बन क्रेडिट की परमिशन ली थी। ठीक है, पर अभी उन्होंने सिर्फ और सिर्फ यूज किया 6 कार्बन क्रेडिट। ठीक है, तो ये जो 6 कार्बन क्रेडिट का यूज करने के बाद जो एक कार्बन क्रेडिट बचा वो दूसरी कंपनी को बेच देते हैं और उसके पैसे ले लेते हैं। ठीक है, पर अगर ऐसा कहें कि यहाँ पर उसको 7 कार्बन क्रेडिट की ही अनुमति है या 10 कार्बन क्रेडिट की अनुमति है, ठीक है, तो उससे अगर उन्होंने 13 कार्बन क्रेडिट की अनुमति ना होने के बावजूद भी 13 कार्बन क्रेडिट कर दिया, यानी कि 3 कार्बन क्रेडिट एक्स्ट्रा कर दिया, तो उसका क्या होगा, तो ये 3 कार्बन क्रेडिट का यहाँ पर उसको पैसा देना होगा। एक साइड से अगर बेचते हैं तो पैसा मिलेगा, अगर ज़्यादा यूज कर लेते हैं पैसा देना भी पड़ेगा। सो दैट इज कॉल्ड दी कार्बन क्रेडिट। आई होप सो आप लोग अच्छी तरीके से समझ पा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 1 कार्बन क्रेडिट का मतलब क्या होता है, 1 कार्बन क्रेडिट इज इक्वल टू 1 मेट्रिक टन, 1 मेट्रिक टन कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखिएगा कि ये कार्बन क्रेडिट का मतलब होता है 1 मेट्रिक टन कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पर हम लोग दोस्तों 7 और 6 कार्बन क्रेडिट की बात कर रहे थे, तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि 6 मेट्रिक टन कार्बन डाइऑक्साइड, 7 मेट्रिक टन कार्बन डाइऑक्साइड की यहाँ पर बातचीत की जा रही है। ठीक है, आगे बात करते हैं कि कार्बन क्रेडिट जो है उसके ऊपर ग्रीन वॉशिंग की क्या क्या इफेक्ट हो सकती है। तो इनफॉर्मल मार्केट जो है उसके ऊपर अफेक्ट हो सकता है। सो नाउ क्रेडिट्स अवेलेबल हो रही है, क्रेडिबिलिटी के ऊपर अफेक्ट हो सकता है। सो दैट इज कॉल्ड दी क्योटो प्रोटोकॉल एंड पेरिस एग्रीमेंट भी यहाँ पर किया गया था। ये चीज़ आप लोग याद रख सकते हैं। अभी नेक्स्ट आर्टिकल के बारे में बात करते हैं। आई होप सो ये आर्टिकल आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ गया होगा। ठीक है, यस, दिस वन आर्टिकल इज स्टैंड्स फॉर दी फॉस्टरिंग रूरल इंडियाज ग्रोथ। यहाँ पर रूरल एरिया यानी कि गांव का जो एरिया है, विलेजेस जो है, उसकी इकोनॉमी के बारे में बात कर रहा है कि हम लोग अगर रूरल ग्रोथ करेंगे तो यहाँ पर रूरल इकोनॉमी जो है, अर्बन इकोनॉमी होती है, एक रूरल इकोनॉमी होती है, एक शहर की अर्थव्यवस्था अलग होती है, गाँव की अर्थव्यवस्था अलग होती है। ठीक है, तो यहाँ पर रूरल अर्थव्यवस्था यानी कि रूरल इकोनॉमी के बारे में बातचीत किया गया कि अगर हमें गाँव को अच्छी तरीके से बेहतर बनाएंगे तो यहाँ पर जो है उसकी इकोनॉमी बढ़ेगी और वो इकोनॉमी भारत की इकोनॉमी के अंदर कंट्रीब्यूट कर सकेंगे। इज इट क्लियर? तो उसके रिगार्डिंग आर्टिकल आया है, अभी समझ लेते हैं डिटेल के अंदर कि फोस्टरिंग रूरल ग्रोथ एक्चुअली है तो है क्या। तो रूरल कंट्री, ठीक है, इंडिया इज अ डोमिनेंटली रूरल कंट्री जिसके अंदर 2/3 पॉपुलेशन जो है वो रहती है। ठीक है, एंड 70% वर्कफोर्स रिसाइडिंग इन द रूरल एरियाज। ठीक है, यहाँ से अगर देखा जाए तो 70% वर्कफोर्स जो है रिसाइडिंग इन रूरल एरियाज, तो 17% तो है वो गांव से लोग बाहर से निकल कर आए हैं। रूरल इकोनॉमी जो है ऑलमोस्ट इंडिया के अंदर नेशनल इनकम के अंदर 46% के तौर पर अपना कंट्रीब्यूट करती है। ठीक है, इसके लिए यहाँ पर गाँव के एरिया या विलेजेस के एरिया जो है उसको रूरल एरिया जिसको कहते हैं, उसका डेवलपमेंट करना काफ़ी हद तक ज़रूरी है, ग्रोथ करना काफी हद तक जरूरी है, क्योंकि यहां पर रूरल इकोनॉमी को सुधारा जा सकता है। ठीक है, सो पॉपुलेशन आर द की टू ओवरऑल ग्रोथ एंड इंक्लूसिव डेवलपमेंट ऑफ दिस पर्टिकुलर कंट्री ओवर हियर। ओके, यहां पर अगर मैं एक एग्रीकल्चर के प्री डोमिनेंस के बारे में अगर हम लोग बात करें तो ये रूरल इकोनॉमी के अंदर काफी हद तक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, सो देयर इज अ कॉमन परसेप्शन अबाउट दी प्रीडोमिनेंस ऑफ एग्रीकल्चर इन द रूरल इकोनॉमी। यहाँ पर 2/3 जो है रूरल इकोनॉमी, रूरल इनकम जो है निकल कर आती है जो एग्रीकल्चर सेक्टर से जनरेट होती है। ठीक है, नाउ जनरेटेड इन दी नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज ऑल्सो। ठीक है, तो यहाँ पर जो एक दो चीज़ें होती है, एक तो एग्रीकल्चर सेक्टर होता है जहाँ से इनकम जनरेट हो, और दूसरा नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर होता है जहाँ से इनकम जनरेट होनी चाहिए। ठीक है,
सो इसकी वजह से कहा जा सकता है कि 2/3 ऑफ रूरल इनकम इज नाउ जनरेटेड इन दी नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज ऑल्सो, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग ऐसा कहें कि रूरल इंडिया जो है या इंडिया के अंदर रूरल एरिया या रूरल सेक्टर जो है उसके अंदर नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर को भी यहाँ पर हमें काफ़ी तक इंपॉर्टेंस देना चाहिए बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर इनकम ऑल्सो। तो यहाँ पर उनको इनकम होगी नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर को, यहाँ पर इंडस्ट्रीज ओपन होगी तो यहाँ से एम्प्लॉयबिलिटी भी जनरेट होगी, एम्प्लॉयमेंट गेन्स कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज आप लोगों को यहाँ पर याद रखनी है। सो नीड फॉर अ न्यू अप्रोच ओवर हियर रिगार्डिंग द रूरल इकोनॉमी। ओके, आगे बात कर लेते हैं दोस्तों कि मेजर इश्यूज क्या है रूरल के अंदर या इंडिया के रूरल एरिया के अंदर। आप लोगों ने पंचायत सीरीज देखी होगी, तो पंचायत सीरीज से ये चीज़ आप लोग कनेक्ट कर सकते हैं कि भाई गांव के अंदर क्या क्या चैलेंजेस देखने को मिल सकते हैं। तो सबसे पहली चीज़ यहाँ पर लैक ऑफ एजुकेशनल एनलाइटमेंट। यहाँ पर हमें महिलाओं को भी अच्छी तरीके से पढ़ाना चाहिए। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये अभियान चल रहा है गवर्नमेंट स्कूल्स और गवर्नमेंट एडेड स्कूल्स के अंदर। यहाँ पर कभी कभार रूरल एरिया के बच्चे जो है वो कहीं वहीं पर पढ़ने जाते हैं, ठीक है। तो वहाँ पर लैक ऑफ फैसिलिटीज, लैक ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ दिस पर्टिकुलर फैकल्टी और टीचर ओवर हियर। तो ये चीज़ों के बारे में हमें सोचना चाहिए, ठीक है। अल्टीमेटली हम लोग डेवलपमेंट की बारे में बातचीत कर रहे हैं, ठीक है। तो जो स्टूडेंट्स जो है रूरल स्कूल से निकल कर आते हैं उसके पास प्रॉपर साधो सामान नहीं है, चीज़ें नहीं है, नो एसेस ऑफ लैक ऑफ एसेस टू एडवांस लर्निंग टूल्स ओवर हियर। डिजिटल लर्निंग की यहाँ पर आप लोगों को खामी देखने को मिल सकती है। कंप्यूटर एजुकेशन नहीं है, नॉन एकेडमिक बुक्स होनी चाहिए जो वहाँ पर अवेलेबल नहीं करवाई जाती है। तो ये उसके चैलेंजेस है, ये उसके इश्यू निकल कर आते हैं, ठीक है। फाइनेंशियल बर्डन होता है। सो फैमिलीज आर फ्रॉम रूरल एरियाज आर ऑलवेज इन द फाइनेंशियल बर्डन ड्यू टू वेरियस रीजंस, ओके। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ कि एजुकेशनल फॉर देयर चिल्ड्रन बिकम्स अ सेकंड प्रायोरिटी, ठीक है। तो यहाँ पर चीज़ याद रखिए कि एजुकेशन फॉर द चिल्ड्रन बिकम्स द सेकंड प्रायोरिटी। एजुकेशन को वो अपनी ज़िंदगी के अंदर सेकंड प्रायोरिटी के अंदर समझते हैं। यहाँ पर आप लोगों ने बहुत सारे लोगों को देखा होगा जो सब्जी बेचते हैं या फ्रूट बेचते हैं या कोई भी पर्सन जो है, ठीक है, उसके बच्चे जो है वहीं पर बैठते हैं और वहीं पर व्यापार करते हैं। बल्कि उसकी जो उम्र है, एज होती है छोटे बच्चों की, वो पढ़ाई करने की होती है, पर वो एजुकेशन को सेकंड प्रायोरिटी पर ले रहे हैं। वहाँ पर वो सर्वाइवल जो है पॉइंट ऑफ व्यू सबसे पहले आता है, इसके लिए वो बच्चों को बाहर काम करने के लिए भेजते हैं, ठीक है। ये चीज़ आप लोगों को यहाँ पर समझनी है। एंड वाई, सो दैट्स वाई दे आर फोर्स टू पार्टिसिपेट इन इनकम जनरेशन एक्टिविटी फॉर देयर सर्वाइवल ऑल्सो, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोगों को यहाँ पर समझनी है। लैक ऑफ इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन, इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन की यहाँ पर कमी होना, यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम के अंदर ट्रांसपेरेंसी प्रॉपर तरीके से ना होना, जो रूरल डेवलपमेंट के अंदर एक सबसे बड़ा एक पॉइंट माना जा सकता है, ठीक है। यहाँ पर पंचायत होनी चाहिए। अकाउंटेबिलिटी मिसमैच बिटवीन द स्पेशल पर्पस एजेंसीज एंड द पंचायत ऑल्सो कंट्रीब्यूट टू दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम ओवर हियर, ठीक है। ये चीज़ आप लोगों को यहाँ पर समझना है। आगे बात करते हैं रूरल अर्बन वाटर कॉन्फ्लिक्ट होते हैं कि यहाँ पर अगर देखा जाए तो सारे लोग जो है वो माइग्रेट होकर शहर के अंदर चले गए हैं, ठीक है। तो अभी शहर के अंदर बस्ती ज़्यादा होने की वजह से वहाँ पर रिसोर्सेज चाहिए, नेचुरल रिसोर्सेज चाहिए, जैसे कि पानी है। तो यहाँ पर रूरल एरिया से पानी उठाया जाता है, अर्बन एरिया के अंदर भेजा जाता है और वहाँ पर दोनों के बीच में, शहर और गांव के बीच में कॉन्फ्लिक्ट देखने को आप लोगों को मिल सकता है, ठीक है। ये चीज़ आप लोगों को यहाँ पर याद रखनी है। सो ट्रांसपोर्ट फ्रॉम दी रूरल रिजर्वियर्स, ओके। रूरल इन्फ्लेशन जो है काफ़ी हद तक खतरनाक चीज़ मानी जा सकती है। महंगाई जो है दोस्तों हर व्यक्ति के लिए खतरनाक चीज़ मानी जा सकती है, ठीक है। सो रूरल इन्फ्लेशन, सो दैट इज द इन्फ्लेशनरी प्रेशर इन दिस पर्टिकुलर इकोनॉमी इज इम्पैक्टिंग रूरल इंडिया, ठीक है। यहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो रूरल इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा उस चीज़ का इन्फ्लेशन होता है, तो उस चीज़ का सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट होता है रूरल एरिया के अंदर, ना कि अर्बन एरिया के अंदर। होता है अर्बन एरिया पर एज कम्पेयर टू द रूरल एरिया का सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट आप लोगों को देखने को मिल सकता है। इज इट क्लियर? उसके बाद यहाँ पर नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिसर ने यहाँ पर कुछ डेटा रिवील किया था दैट द कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन CPI के बारे में, ठीक है। और उन्होंने ऐसा कहा कि भाई रूरल एरियाज़ के अंदर यहाँ पर इसका जो CPI का ग्रोन जो रेट है वो काफ़ी तक हायर देखने को मिल सकता है। इन्फ्लेशन जो है
वो 10.8% जो अगस्त 2022 के अंदर था वो जाकर अभी अर्बन एरिया के अंदर यहाँ पर 8.65% के करीब करीब पहुँच चुका है। ठीक है, अनप्लान्ड माइग्रेशन यहाँ पर कभी पता नहीं है और वहाँ पर चले गए हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें जो है एक बेटर इकोनॉमिक, हाँ, पर्टिकुलरली इन सर्च ऑफ द बेटर इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़, तो अच्छा कमाने की दृष्टि से लोग अपने घर को छोड़ते हैं, अपने माइग्रेशन करते हैं। इज इट क्लियर? सो इट इज़ पुटिंग सम प्रेशर ऑन द अर्बन एम्यूनिटीज़ एंड फोर्सिंग अ लार्ज नंबर ऑफ लो वेज माइग्रेंट। वहाँ पर कभी कभार ऐसा होता है कि सैलरी भी कम मिलती है, सैलरी भी डाउन होती है रूरल एरिया से जो वहाँ पर बिलोंग करते हैं और वहाँ पर शिफ्ट हुए हैं। तो ये सारे के सारे उसके चैलेंजेस हैं। ठीक है, अभी बात करते हैं उसके इनिशिएटिव के बारे में कि क्या क्या इनिशिएटिव है रिगार्डिंग दी रूरल एम्पावरमेंट। ओके, सो दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना, प्रधानमंत्री कौशल्य विकास योजना, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, प्रधानमंत्री आवास योजना। तो ये सारे के सारे इनिशिएटिव जो है गवर्नमेंट के थ्रू किए गए हैं रिगार्डिंग दी रूरल एम्पावरमेंट। उसके बाद हमें करना क्या चाहिए? तो सबसे पहली चीज़ मैंने कहा कि हमें वुमन को आगे बढ़ाना चाहिए जो हर एक फील्ड में काम कर सके, हाथ बटा सके। ठीक है, सोशल इकोनॉमिक एंड एनवायरमेंटल ट्रांसफॉर्मेशन फॉर द न्यू इंडिया, यहाँ पर उसको आप पॉइंट ऑफ व्यू आप लोगों को देखने को मिल सकता है। रूरल वुमन को यहाँ पर हमें डेवलप करना होगा। इज इट क्लियर? ये चीज़ है। अगर यहाँ पर हम लोग ये सारी की सारी चीज़ें करते हैं, जहाँ पर एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर अगर वुमन काम करते हैं एक वुमन फोर्स के तौर पर, ठीक है, तो यहाँ पर फूड क्राइसिस से बचा जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर रूरल इकोनॉमिक ग्रोथ होगा ना, रूरल इकोनॉमिक ग्रोथ होगा तो यहाँ पर एग्रीकल्चर सेक्टर ग्रोथ हुआ होगा तो ही रूरल इकोनॉमिक ग्रोथ हुआ होगा। तो एग्रीकल्चर सेक्टर इंक्रीज कैसे होगा? जहाँ पर दोनों जेंडर काम करेंगे, वुमन भी काम करेंगे, जेंट्स भी काम करेंगे। ठीक है, दोनों अच्छी तरीके से काम करेंगे तो इकोनॉमिक ग्रोथ होगा। इकोनॉमिक ग्रोथ होगा तो यहाँ पर फूड क्राइसिस को टैकल करने के लिए यहाँ पर हमारे पास कैपेबिलिटी होगी। सो फूड एंड न्यूट्रिशन सिक्योरिटी के एस्पेक्ट से हम लोग ये सारी की सारी चीज़ों को एनहांस कर सकते हैं और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को 2030 तक यहाँ पर अचीव भी कर सकते हैं। ठीक है, फार्म फैक्ट्री अप्रोच यानी कि मतलब क्या है? सो इंसेंटिव मस्ट बी प्रोवाइडेड टू फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री टू सेटअप इन रूरल एरियाज। ठीक है, जो भी रूरल एरियाज के अंदर फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री सेटअप किया जाए उसको यहाँ पर इंसेंटिव मिला जाए। तो इस तरीके की चीज़ें जो है हम लोग कर लोगों को मोटिवेट कर सकते हैं और एक इफेक्टिव वैल्यू चेन्स को यहाँ पर बिल्डअप भी कर सकते हैं। ठीक है, सो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एंड डायरेक्ट फार्मिंग फैक्ट्री कनेक्शंस यहाँ पर रहेंगे। यहाँ पर रूरल इनकम सिक्योरिटी के बारे में बातचीत की जाएगी। तो ये सारी की सारी चीज़ें हमें करनी चाहिए टू इम्प्रूव दिस काइंड ऑफ द पर्टिकुलर मैटर। ओके, उसके बाद यहाँ पर फिजिकल प्रोड्यूस के बारे में कहा गया, एम्ब्रेस कलाम विजन्स के बारे में कहा गया। यहाँ पर एक आप स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट इतना इंपॉर्टेंट नहीं माना जा सकता है पर आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, चलिए, सो आई होप आप लोग ये अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। यहाँ पर एक आर्टिकल में और बताना चाहूँगा कि आप लोगों को मैच का पता ही होगा। सो इंग्लैंड रिसाइड्स रफ सौड ओवर इंडियाज ड्रीम्स सेट फाइनल डेट विद पाकिस्तान। तो यहाँ पर जिस तरीके से मैच चल रहा था आप लोगों ने भी देखा होगा, एक आशा थी कि हम लोग पाकिस्तान के साथ खेलेंगे, फाइनल्स खेलेंगे, पर यहाँ पर हम लोग सेमीफाइनल से ही लौट गए। इज इट क्लियर? आई होप सो आप लोगों को ये सेशन अच्छा लगा होगा। एंड आई वांट टू टेल यू दैट इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द डिफेंस एंड यूपीएससी एग्जामिनेशन लाइक द कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज, एयरफोर्स एडमिशन, एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट, नेशनल डिफेंस एकेडमी, INET, यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन, एयरफोर्स ग्रुप X and Y and Territorial Army, and if you are also preparing for the banking examination like the IBPS clerk, IBPS PO, IBPS RRB, SBI clerk, SBI PO, RBI grade B, so don't worry, batches launched by the Yes Sampat educator. So what are you waiting for, guys? Just call on 9773230619 and book your seat now over here. Okay, if you want to follow me in the social media platform, so you can just follow me in the Instagram, in the YouTube and in the Facebook over here, and online platform is available over here. Okay, so that's it for this particular session, and I want to tell you that if you are the new family member of this particular channel, so guys please subscribe the channel. आप लोग आते हैं सब्सक्राइब नहीं करते हैं, आप लोग पूरा का पूरा लेक्चर अच्छी तरीके से देखते हैं फिर भी सब्सक्राइब नहीं करते हैं। इज इट क्लियर? आई वांट टू टेल यू दैट आप जब भी सब्सक्राइब करते हैं, इस सेशन को लाइक करते हैं, तो हमें एक मोटिवेशन मिलता है कि हम लोग आपको इससे भी अच्छा जितना हो सके उतना कंटेंट आपके पास प्रोवाइड कर पाए। इज इट क्लियर दोस्तों? ये चीज़
फ्री है, यहाँ पर आप लोगों को कोई चार्जेस पे नहीं करना है, यहाँ पर आपको टाइम भी नहीं लगता है लाइक और सब्सक्राइब करने के अंदर। तो ये सारी की सारी चीज़ें थोड़ी ध्यान रखिएगा। इज इट क्लियर? सो आई वांट टू रिक्वेस्ट यू गाइज, प्लीज सब्सक्राइब दिस पर्टिकुलर channel and like this session if you feel that is a very good session over here. So please share with your friends, family members, colleagues or brother and elder sister who are preparing for the this kind of the particular examination over here. Okay, so that's it for this particular session. मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के दौरान, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू एंड बाय बाय।